सीधा शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की उस बेहद मार्मिक और मशहूर कहानी की, जिसका नाम है तीसरी कसम, प्रेम, विरह और ग्रामीण बिहार। ये महज एक यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रामीण भारत की रगों में बहने वाली गहरी भावनाओं और सांस्कृतिक बारीकियों को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। अब सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी गहरी घटना होती है जो एक बिल्कुल सीधे साधे और ईमानदार इंसान को जिंदगी भर न टूटने वाली कसम खाने पर मजबूर कर देती है। सोचिए जरा। मारे गए गुलफाम कहानी के बीच बीच में गूंजने वाली एक दुखद लोक कथा की ये लाइन इस पूरी कथा के दिल चीर देने वाले क्लाइमैक्स को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। और सच कहूं तो ये शुरुआत से ही एक ऐसा इमोशनल हुक बना देती है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। तो इस पूरी कहानी की धुरी है हीरामन, ग्रामीण बिहार की कच्ची धूल भरी सड़कों पर अपनी बैलगाड़ी हाँकने वाला एक बेहद भोला और ईमानदार गाड़ीवान। ये पूरी जर्नी हम इसी मासूम इंसान की नज़रों से देखते हैं। हीरामन सिर्फ एक गाड़ीवान नहीं है, बल्कि वो उस पूरी ग्रामीण सादरी का जीता जागता प्रतीक है। पहली कसम। हीरामन को और गहराई से समझने के लिए चलिए उसके बनाए गए उन सख्त नियमों की हिस्ट्री देखते हैं, जिनकी शुरुआत होती है इस पहली कसम से। होता क्या है कि एक बार अनजाने में हीरामन अपनी गाड़ी पर ब्लैक मार्केट का माल और एक मुनीम को ले जा रहा होता है, और तभी उसका सामना पुलिस से हो जाता है। भाई, पुलिस की मार और जेल के डर से बचने के लिए वो अपने बैलों को लेकर रात के घने अंधेरे में ही जान बचाकर भाग निकलता है। इसी डरावने एक्सपीरियंस के बाद वो अपनी पहली कसम खाता है कि वो अपनी गाड़ी में कभी भी तस्करी या चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, कभी नहीं। दूसरी कसम। तो चलिए देखते हैं कि ये सिलसिला जिंदगी के दूसरे सबसे बड़े सबक में कैसे बदलता है। ये कसम जुड़ी है बांस ढोने से। एक बार उसकी गाड़ी पर काफी खतरनाक तरीके से बांस लदे हुए थे, जो आगे पीछे निकले हुए थे। इसी वजह से शहर में एक घोड़ा गाड़ी के साथ उसकी बहुत ही भयानक और अपमानजनक टक्कर हो जाती है। बस उस हादसे के बाद वो समझ जाता है और जिंदगी भर के लिए अपनी गाड़ी पर बांस न लादने की दूसरी कसम खा लेता है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। हीरामन की बैलगाड़ी में एंट्री होती है एक नई सवारी की, हीराबाई। ये मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की एक बेहद मशहूर नर्तकी और गायिका हैं। देखिए, उस दौर में नौटंकी ग्रामीण मनोरंजन का एक बहुत बड़ा और जीवन साधन तो थी, लेकिन समाज में इसमें काम करने वाली औरतों को कुछ खास इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे अहम पॉइंट सामने आता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ दुनिया है जो हीराबाई को कंपनी की औरत कहकर कलंकित मानती है, और दूसरी तरफ हीरामन की मासूमियत है जो उसमें साक्षात एक पवित्र देवी, एक स्वर्गीय परी का रूप देखता है, एकदम साफ, बिना किसी मिलावट के। जब चांद की रोशनी में हीरामन पहली बार हीराबाई का चेहरा साफ साफ देखता है ना, तो उसकी वो मासूम श्रद्धा पक्की हो जाती है। वो सचमुच उसे स्वर्ग की किसी अप्सरा से कंपेयर करते हुए हैरान होकर कहता है, अरे बाप, ये तो परी है। अब इस मूल रचना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इस पूरी दुनिया को एकदम जीवंत कर देती है। गाड़ी में रखे चंपा के फूल की वो मीठी सी महक, दूर बजते नौटंकी के नगाड़ों की गूंज और कार्तिक के महीने की वो ठंडी ठंडी धुंध, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स इस पूरी जर्नी को एकदम रियल बना देती हैं। और इस पूरे माहौल में रंग भरती हैं वहाँ की आंचलिक बोलियाँ। जैसे जब हीराबाई पहली बार बोलती है तो हीरामन उसकी आवाज़ को क्या कहता है पता है? वो कहता है, फेनू गिलासी बोली, मतलब एकदम ताज़े दुए हुए फेन वाले दूध के गिलास जैसी मुलायम और मीठी आवाज़। क्या कमाल की उपमा है ना। बैलगाड़ी का ये जो रास्ता है ना, ये असल में उन दोनों के बीच बढ़ते हुए इमोशनल बॉन्ड को दिखाता है। रास्ते में हीरामन महुआ घटवारिन का एक दर्द भरा लोकगीत गाता है। फिर वो दोनों कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पेड़ों की ठंडी छांव में सुकून से रुकते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिर में उस शोर शराबे से भरे फारबिसगंज मेले में पहुंच ही जाते हैं। मेले में पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। बैलगाड़ी की वो धीमी, शांत और सुकून भरी दुनिया असल जिंदगी के कठोर शोर शराबे में कहीं खो सी जाती है। और ये टकराव अपने पीक पर तब पहुंचता है जब हीराबाई नौटंकी के मंच पर परफॉर्म करने के लिए उतरती है। मंच पर डांस करते वक्त जब भीड़ हीराबाई पर भद्दी फप्तियां कसती हैं, तो हीरामन का खून खौल उठता है। भाई, जिस औरत को वो देवी मानता है, उसका अपमान वो कैसे बर्दाश्त कर ले? उसकी रक्षा के लिए वो अकेला ही उस पूरी भीड़ से भिड़ जाता है।
ये उसके गहरे और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उन दोनों की दुनिया इतनी अलग है कि उनका एक होना नामुमकिन है, और यही सच उन्हें रेलवे स्टेशन की उस दिल तोड़ने वाली विदाई तक ले जाता है, जो एक एक मिनट करके दर्द के साथ सामने आती है। ट्रेन की सीटी बजती है, ट्रेन चल पड़ती है, प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली हो जाता है, और हीरामन अपनी खाली गाड़ी को भारी मन से वापस मोड़ लेता है। तीसरी कसम। बिछड़ने के इसी चुभने वाले दर्द और सन्नाटे के बीच कहानी अपने सबसे मुख्य हिस्से पर आ जाती है। इस गहरे सदमे में और खुद को पूरी तरह टूट जाने से बचाने की एक आखिरी कोशिश में हीरामन अपनी तीसरी और अंतिम कसम खाता है। वो तय करता है कि अपने इस टूटे हुए दिल को और चोट से बचाने के लिए वो जिंदगी में कभी भी अपनी बैलगाड़ी में किसी नौटंकी या कंपनी की औरत को नहीं बिठाएगा। इस कहानी ने लोगों के दिलों पर इतनी गहरी और स्थायी छाप छोड़ी कि 1966 में इसे एक लेजेंडरी फिल्म में ढाल दिया गया। बसु भट्टाचार्य का बेहतरीन डायरेक्शन, राज कपूर और वहीदा रहमान की शानदार एक्टिंग और शैलेंद्र के वो अमर गीत, इन सब ने मिलकर इस पूरी कहानी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या अनकहा और अधूरा रह गया प्रेम जाहिर किए गए प्रेम से ज्यादा गहरा और ऐसा निशान छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटता? और इस दर्द को सहने के लिए जो कस्में खाई जाती हैं, उनका असल वजन क्या होता है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।